अब जींद उपचुनाव में बाजी मारने के लिए राम याद आ चुके हैं और ये राम है पूर्व विधायक मांगे राम गुप्ता, जिनसे मुलाकात के लिए इनेलो नेता अभय चौटाला को रात का समय चुनना पड़ा। अभय चौटाला ने बीती रात देर रात मांगे राम गुप्ता से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात को अभय ने महज शिष्टाचार भेंट बताया है और कहा कि मांगे राम गुप्ता से उनके पारिवारिक संबंध हैं और वो मांगे राम गुप्ता से आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। हालांकि पिछले 2 दिन से मांगे राम गुप्ता को लेकर चर्चा इस बात पर चल रही है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने बेटे महावीर को बीजेपी की टिकट दिलवाना चाहते हैं। मांगे राम गुप्ता इससे पहले जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला से भी मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में अब मांगे राम गुप्ता लगातार राजनीतिक दलों के संपर्क में हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मांगे राम गुप्ता जींद उपचुनाव में एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। मेरे फादर के साथ, मेरे ग्रैंडफादर के साथ राजनीति में जो राजनीतिक तौर पे कहीं ये कांग्रेस में रहे, हम लोकदल में रहे, जोशी साहब किसी पार्टी में रहे, चौटाला साहब कहीं रहे, लेकिन हमारे संबंध सदा पारिवारिक रहे। मैं जींद में आया हुआ हूँ। आज राजनीतिक गतिविधियाँ जींद में क्योंकि बाई इलेक्शन है इसलिए बढ़ती जा रही, तो मैं गुप्ता जी से आशीर्वाद लेने आया था इस बात का कि आप आशीर्वाद दो ताकि हम अपने उम्मीदवार को ज़्यादा मतों से जिता कर। उम्मीदवार कौन होगा भाई साहब? अभी तय करेंगे उम्मीदवार। इसके है ना बात उम्मीदवार मैंने ये थोड़ा ही कहा कि उम्मीदवार कौन होगा, मैंने कहा मैं। जींद उपचुनाव में भारी उठापटक देखने को मिल रही है। जींद सीट की पहचान क्या है? इसको जाट लैंड माना जाता है। इसकी पहचान हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं, फीचर्स दिखा रहे हैं। यहाँ कभी इनेलो तो कभी कांग्रेस का पलड़ा भारी होता है। बीजेपी गैर जाट मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश में है। बीजेपी किसी वैश्य, पंजाबी या ब्राह्मण को उम्मीदवार बना सकती है। उपचुनाव में 1,70,608 मतदाता वोट करेंगे। उपचुनाव के लिए करीब 158 बूथ्स बनाए जाएंगे। मांगे राम गुप्ता जींद विधानसभा में 12 बार हुए चुनाव में 4 बार इनेलो लोकदल के विधायक बने। मांगे राम गुप्ता जहां 4 बार जीते हैं तो वहीं फिर वो 4 बार चुनाव हारे भी हैं। जींद उपचुनाव की इस सीट पर कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री मांगे राम गुप्ता का दबदबा रहा है। इस बार मांगे राम का साथ दुष्यंत चौटाला को मिला है। तो न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश बुलारा जुड़ चुके हैं। हम उनसे बात करते हैं। प्रकाश, बात ये निकल के सामने आती है कि उठापटक वाली स्थिति है। रात का समय जो है वो चुना जाता है, फिर ये कहा जाता है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो पारिवारिक हैं और हम आशीर्वाद लेने आए हैं। आशीर्वाद लेने आते हैं और दूसरी तरफ जो मीटिंग्स हैं वो दूसरी तरफ चलती हैं। तो फिर ये पूरा का पूरा जो समीकरण निकलकर सामने आ रहा है, ये इसका इशारा कुछ और ही बता रहा है। इस तरह से जींद के उपचुनाव को लेकर अब सियासत गर्म हो चुकी है, तो ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि आखिर राजनीतिक दल लगातार अपने जिस तरह से उम्मीदवारों के चयन में देरी क्यों कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जिस तरह से अब उम्मीदवार देरी का सबसे बड़ा यही है कि जींद उपचुनाव को लगातार सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि मार्च और अप्रैल में लोकसभा के चुनाव होने हैं और उसके बाद अक्टूबर नवंबर के महीने में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव हो गए। तो ऐसे में मांगे राम गुप्ता को लेकर अब लगातार जेजेपी, कांग्रेस और बीजेपी उन्हें अपने पाले में लाने की तमाम कोशिशें करती हुई दिखाई दे रही है।
मांगेराम गुप्ता इससे पहले दुष्यंत चौटाला के साथ भी उनकी मीटिंग हो चुकी है। करीब आधा घंटा तक जींद में उनके निवास पर दुष्यंत चौटाला और मांगेराम गुप्ता एक बंद कमरे में बैठक करते रहे। इस बीच में एक फोटो वायरल हुई, उसमें सामने नजर आए कि मांगेराम गुप्ता के बेटे महावीर भी बैठे हुए थे। तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार मांगेराम गुप्ता दुष्यंत चौटाला की नई राजनीति पार्टी को लेकर उसको सहारा देते हुए नजर आएंगे जींद उपचुनाव में। लेकिन उसके बाद लगातार पिछले 2 दिनों से इस बात की भी लगातार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी कि मांगेराम गुप्ता बीजेपी के पाले में जाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, दिल्ली में लगातार बैठकें चल रही हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी तरह की पुष्टि नहीं हो सकी। हालांकि राजनीति जो होती है वो संभावनाओं का यहाँ पर पटल पर खेली जाती है और संभावनाएं लगातार यहाँ पर बढ़ती रहती हैं। और संभावनाओं के इस दौर में जिस तरह से बीती रात इनेलो नेता अभय चौटाला मांगेराम गुप्ता के घर में पहुंचते हैं, सिर्फ अपने पूरे काफिले को भेज देते हैं और एक ही गाड़ी से उनके घर में आते हैं। किसी न किसी तौर पर अभय चौटाला इस बैठक को सीक्रेट रखना चाहते थे। हालांकि तस्वीरें वायरल हुई, वहां पर पत्रकार पहुंचे, उसके बाद जिस तरह से उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया कि वो सिर्फ आशीर्वाद लेने आए थे। लेकिन चुनावी माहौल में आशीर्वाद लेना ये सब कुछ जनता भी समझती है, हर कोई समझता है कि आशीर्वाद नहीं, कहीं ना कहीं तौर पर चुनावी जमीन को मजबूत किया जा रहा है। क्योंकि इस बार इनेलो जिस तरह से 2 फाड़ हुई है, इनेलो को ये डर सता रहा है कि जींद जो उसका अपना गढ़ है, जहां से चौधरी देवीलाल ने अपनी राजनीति का शंखनाद किया था, उसी जमीन पर अब कहीं ना कहीं तौर पर उसके हाथों से खिसक रही है। इसलिए मांगेराम गुप्ता को लेकर इस वक्त जिस सीट पे मांगेराम गुप्ता लगातार 4 बार विधायक बने हुए थे, 4 बार वो हारे भी, हालांकि 12 बार उन्होंने चुनाव यहाँ पर लड़ चुके हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा यही है कि अगर मांगेराम गुप्ता किसी एक राजनीतिक दल को अपना हाथ दे देते हैं तो उसके बाद उसके लिए इस जींद चुनाव में आगे की पारी खेलनी आसान हो जाएगी। और यह वो चुनाव है, जींद उपचुनाव, ये वो चुनाव है जो आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों को प्रभावित करेंगे। जी, अगर जींद उपचुनाव की बात करें तो इसको जो आने वाले चुनाव हैं उसका थर्मोमीटर भी माना जाता है। जाट लैंड है ये, और मांगेराम का समर्थन जिसे जाएगा उसके लिए ये बाजी वाली बात से कम बात नहीं है। अगर हम राजनीतिक समीकरणों की बात करते हैं, अगर ये इनेलो के साथ जाते हैं या अगर मीटिंग्स का दौर इनका बीजेपी के साथ या जेजेपी के साथ जो है वो चल रहा है, दोनों ही तरफ से फायदा ज्यादा होता इनको मांगेराम को कहाँ नजर आ रहा है? मांगेराम गुप्ता जिस तरह से इस बार जींद के उपचुनाव के मैदान में सबसे बड़ा नाम बना हुआ है, मांगेराम गुप्ता के अभी तक तो यही माना जा रहा था कि उनके 2 हाथों में लड्डू है, एक में बीजेपी का लड्डू है और दूसरे में जेजेपी का। लेकिन बीती रात जिस तरह से अभय चौटाला पहुंचे उसके बाद ये कह सकते हैं कि मांगेराम के सामने लड्डुओं की एक थाल बिछ चुकी है। अब उन्हें उनको चयन कर रहा है कि आखिर वो कौन सा लड्डू खाएंगे। लेकिन मांगेराम गुप्ता इस बार खुद उपचुनाव में नहीं आना चाहते, वो कहीं ना कहीं तौर पर अपने बेटे महावीर के लिए एक चुनावी रास्ता तैयार कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि वो अपने बेटे को किसी भी एक राजनीतिक दल से टिकट दिलवाएं। हालांकि कांग्रेस में भी वो रह चुके हैं, इनेलो से भी रह चुके हैं, हजंका से भी रह चुके हैं। तो लगातार मांगेराम गुप्ता सियासत में अपनी पारी को आगे रखते हुए, अपना कद बढ़ाते हुए लगातार वो पाले बदलते रहे हैं। हालांकि बीजेपी के साथ इस बार उनके जाने की पूरी संभावनाएं थी, लेकिन सबसे बड़ा यही है कि अगर मांगेराम गुप्ता को लेकर बीजेपी किसी भी तरह का कार्ड खेल लेती है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी अपना पंजाबी वोट बैंक को बचाए रखना। क्योंकि लगातार ये देखते आए हैं कि बढ़िया वोट बैंक और जो पंजाबी वोट बैंक है वो लगातार एक साथ कभी सामने नहीं आया है। तो ऐसे में अगर मांगेराम पर बीजेपी अपना कार्ड खेल देती है तो पंजाबी समुदाय की जो नाराजगी है वो बीजेपी को झेलनी पड़ सकती है। और ऐसे में अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हरिचंद मिड्ढा के बेटे कृष्ण मिड्ढा, जिन्होंने कुछ पहले 2-4 महीने पहले ही बीजेपी ज्वाइन की है, अगर उनको बीजेपी अपना किसी तरह से टिकट दे देती है तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो पंजाबी समुदाय का जो वोट बैंक है वो बीजेपी के लिए एक मजबूत हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ पर चिंता का विषय है वो है इनेलो के लिए, क्योंकि ये इनेलो का गढ़ रहा है। जींद हमेशा इनेलो यहाँ पर मजबूत होती रही है और जींद ये वो जगह है सियासत के नजरिए से देखें तो यहाँ पर इंदिरा गांधी से लेकर चौधरी देवीलाल तक ने जो रैलियां की है, हर चीज जितनी भी रैलियां की, जितने भी चुनाव इनकी पार्टियों ने लड़े हैं, जींद वो सत्ता का केंद्र बिंदु रहा है जिसने हमेशा सत्ता के शिखर पर पहुंचाने के लिए राजनीतिक दलों को मददगार साबित हुए हैं। जींद में हालांकि अगर देखा जाए तो प्रकाश, हम आपके पास फिर से लौटते हैं, बने रहिए। जींद उपचुनाव में बड़ी सियासी उठापटक होने की संभावना जो है ये लगातार हम आपके
आपको बता रहे हैं, बीती देर रात अभय चौटाला ने मांगेराम गुप्ता से मुलाकात की। जैसे कि प्रकाश ने बताया, दुष्यंत चौटाला से भी मिल चुके हैं मांगेराम गुप्ता। बीजेपी के संपर्क में भी चल रहे हैं मांगेराम गुप्ता। इसी के मतलब ये खबर जो है वो सामने आती है। जींद उपचुनाव में सबकी पसंद मांगेराम गुप्ता। तो प्रकाश फुलारा जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहली पसंद प्रकाश मांगेराम तो हैं, लेकिन जब इनके बेटे की बात आती है तो उस पे कोई भी दांव खेलना पसंद नहीं कर रहा है। जी देखिए, बिल्कुल ये बात है, लेकिन मांगेलाल गुप्ता का कुल मिलाकर यही राजनीतिक दलों की ओर से यही कहा जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ तो बिल्कुल यही मान रहे हैं कि मांगेराम गुप्ता अगर किसी भी पार्टी को अपना आशीर्वाद देते हैं या फिर उनका हाथ पकड़ते हैं तो उनका बिल्कुल जो केंद्र, उनका जो सेंटर पॉइंट है वो है सिर्फ अपने बेटे की राजनीति को एक नई दिशा देना। क्योंकि मांगेराम गुप्ता काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, लगातार सियासत में एक अच्छा उनको एक भली भांति वो सियासत की एक नब्ज को, खासकर हरियाणा की सियासत की नब्ज को वो अच्छे से टटोलने में भी बिल्कुल माहिर हो चुके हैं। तो इस पर मांगेराम गुप्ता का पूरा ध्यान ये है कि जिस तरफ से उपचुनाव हो रहे हैं उसके बाद वो अपने बेटे को राजनीति में लेकर आए, उसकी एक राजनीति में अच्छी शुरुआत करवाएं। लेकिन संभावनाओं के दौर पर अभी भी हम पुनीत यही कह सकते हैं कि किसी भी तरह की हम सिर्फ क्यास लगा सकते हैं, आगे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सबसे बड़ा यही है कि आखिर अभी तक ना तो जेजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है, ना ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है और ना ही बीजेपी। लगातार तीनों दल अभी तक एक दूसरे के उम्मीदवारों को देखना चाहते हैं कि आखिर कौन से दल का उम्मीदवार सबसे पहले कौन सा दल अपना उम्मीदवार सबसे पहले लेकर आता है। क्योंकि अगर जो दल सबसे पहले अपना उम्मीदवार लेकर आएगा उसके बाद ही राजनीतिक समीकरणों को जोड़ते हुए, साधते हुए, वोटों का जातीय समीकरण बनाते हुए, तमाम तरह के समीकरणों को देखते हुए फिर उसके बाद की जो पार्टियां होंगी वो उम्मीदवार मैदान में उतारेंगी। क्योंकि जींद का जो उपचुनाव है ये इस वक्त राजनीतिक दलों की साख का भी सवाल बन चुका है। अगर हम बात करें जेजेपी की, जो इस बार उसका सबसे पहला चुनाव है, अगर वो जींद का उपचुनाव हार जाती है तो आगे उसके राजनीतिक भविष्य में भी एक ब्रेक लग सकता है। रही बात इनेलो की, तो इनेलो तो इस वक्त पूरे दमखम में लगी हुई है कि जींद का जो गढ़ जो उसका था, जो इस दिवंगत हरिचंद मिड्ढा थे वो इनेलो की तरफ से ही पिछली बार जीते थे। उन्होंने बीजेपी के सुरेंद्र बरवाला को हराया था। तो ऐसे में इनेलो ये पूरा चाहती है कि उसका गढ़ उसी के पास रहे और वो बीजेपी जो लगातार पिछले 12 विधानसभा चुनावों में सिर्फ कभी भी एक भी चुनाव नहीं जीत पाई जींद विधानसभा का, तो उसकी पूरी कोशिश है कि इस बार बीजेपी को वहां पर खाता खोलने से रोके। लेकिन अगर हम पिछली बार 2014 के नतीजों को देखें तो बीजेपी उस वक्त 1.86% वोटों से ही पीछे रही थी। ऐसे में सबसे बड़ा फायदा इस बार बीजेपी वहां पर उठाना चाहती है। जो जिस तरह से 5 जिलों में उसके मेयर चुनाव में उसकी सबसे बड़ी जीत हुई है, इससे पार्टी के अंदर मनोबल बढ़ा है। उसके लगातार जो नेता हैं, समर्थक हैं, लगातार वो इस जीत को लेकर मजबूत हैं और इसी जीत का फायदा इस जानकारी के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अब बात ये निकल के सामने आती है कि जाट लैंड पे दाव जो हैं वो बड़े बड़े खेले जा रहे हैं। रात को अंधेरे में मीटिंग्स हो रही हैं। इसकी नज़र और नज़रिया क्या निकल कर सामने आता है, नज़र हमने बनाई हुई है, नज़रिया क्या है ये भी बताते रहेंगे। और उपचुनाव के ऊपर जो भी सियासी समीकरण बन रहे हैं वो आपको लगातार बता रहे हैं।